गुड इवनिंग बच्चों, राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पावर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है कि आपको पूरे पावर सिस्टम का जानकारी देना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसका कितना चॉइस होना चाहिए स्टेप अप करने के लिए, क्योंकि जनरेशन जो वोल्टेजेस है हमारे पास बेसिकली अब तो अच्छे मिल रहे हैं, नहीं तो पहले तो 3.3 kV, 6.6 kV एंड 15 kV, 17.5 kV ऐसे था। रिसेंटली हम लोग लाइन टू लाइन या फेस टू अर्थ की बात करें तो 22.5 kV, 25 kV तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 22.5 kV या 25 kV को कितना हमें स्टेप अप करना था, चॉइस कितना करना था ट्रांसमिशन वोल्टेज का, उसका हमने एक एम्पिरिकल फार्मूला भी स्टडी किया था कि व्हाट विल बी द वोल्टेज रेटिंग। इसका एक फार्मूला आप लोगों ने लिखा था कि वोल्टेज इज गिवन बाय द दिस लाइन वोल्टेज 5.55 रूट किलोमीटर अपॉन 1.61 प्लस kW अपॉन 100। ओके, ठीक है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, सभी को गुड इवनिंग। कितना मेंबर हैं वो? तो इस पे देखो, जैसे आपका कोई लाइन हो, किसी ने कहा कि 50 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन लाइन बनानी है, ठीक है, और इससे सपोज करो 100 मेगावाट का पावर डिलीवर्ड करना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लाइन वोल्टेज, तो अपने आप फार्मूले में रखिएगा 5.55 रूट किलोमीटर 10 मिनट द आपका 50 हो गया अपॉन 1.61 हो गया प्लस 100 मेगावाट 10 × 10⁻³ अपॉन 100 एंड दिस वन इज इक्वल टू द 5.55 रूट। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने पे देखिए 50 डिवाइड बाय द 1.61 एंड दिस वन इज गिवन बाय द 31.05 प्लस दिस वन 1000, तो टोटल इज गिवन बाय द 1031.05। दिस वन इज रूट में है, रूट 1031.05 and this one is equal to the 5.55 and this one multiplied with 32, ओके। एंड ये हो जाएगा वैल्यू आपकी फिर से इज इक्वल टू द मल्टीप्लाइड बाई 5.55, दैट्स मीन 178.21। इसका मतलब ये जो वोल्टेज होना चाहिए ये 220 kV का आप अचीव करिए, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला दिख नहीं रहा, सेम स्थाना करा दिख नहीं रहा, दिखाई दे रहा सबको? रिस्पांस करिए। दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लोग कह रहे थे, अब दिखाई दे रहा। तो 220 kV ही अचीव करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा कि 100 मेगावाट है, 50 किलोमीटर ट्रांसफ़र करना है, तो आपके पास 220 kV की ही लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज अ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये एम्पिरिकल फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं कि व्हाट विल द चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे ना आप 60 मेगावाट कर देते, 60 मेगावाट कर देते और ये 40 किलोमीटर हो जाता, तो अपने आप देखो दिख के आता है 132 kV की लाइन बनानी पड़ेगी। यही होता है कि जब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की लाइनें बनानी होती है, ठीक है, और यहाँ से सपोज़ करो 40 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो दैट्स मीन 70-75 मेगावाट का पावर डिलीवर करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेफर कर लेते हैं कि चलो 132 kV की लाइन बना लेते हैं, ठीक है। 132 kV की लाइन को हम लोग बना लेते हैं, ओके,
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था चॉइस की कैसे आप चॉइस करोगे कि ट्रांजिशन वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपने वोल्टेज भी सेलेक्ट कर लिया कि इतना केवी का वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। बट अब इस जनरेशन पॉइंट से बहुत ध्यान समझिएगा, इस जनरेशन पॉइंट से आपका ये चॉइस हो चुका है, यहाँ पे आपने चॉइस कर लिया है, लेकिन अब यहाँ से पावर जो डिलीवर्ड करना है, ये जो ट्रांजिशन लाइन बनना है, जिसको हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि सप्लाई सिस्टम, कि जो ये पावर हो उसको सप्लाई कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम। दैट्स मीन ये जो नेटवर्क होगा जो पावर को सप्लाई करेगा फ्रॉम द जनरेशन टू द लोड इन, ये सप्लाई सिस्टम कितने तरीके से हो सकता है। तो सप्लाई सिस्टम बेसिकली ये दो तरीके का होगा, जो ट्रांजिशन लाइन बनाई जाती है या ट्रांजिशन सिस्टम जो बनाया जाएगा या सप्लाई सिस्टम बनाया जाएगा। एक तो आपने सुना होगा HVDC होना चाहिए, दैट्स मीन हाई वोल्टेज, आप ही ने कहा हाई वोल्टेज का होना चाहिए क्योंकि एडवांटेजेस है, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही आपने कैलकुलेशन किया था इसके पहले ही कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतने ही कंडक्टर का जो सेविंग है, दैट्स मीन आयतन कम से कम लगेगा, ठीक है। आयतन कम से कम यूज़ किया जाएगा तो हाई वोल्टेज सिस्टम ही यूज़ करेंगे, एडवांटेजेस था, या HVAC यूज़ करेंगे ना। लेकिन अभी देखिएगा HVDC भी आपका 3 तरीके का होगा। एंड HVDC आपका एक सिंगल फेज होता है, आप जानते हो AC है, तो सिंगल फेज, 2 फेज एंड 3 फेज का सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे आते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम, ठीक है। और सप्लाई सिस्टम के बाद हमारे पास HVDC और HVAC आएगा, एक एक को हम लोग फिर से स्टडी करेंगे कि HVDC में क्या एडवांटेजेस है एंड HVAC में क्या एडवांटेजेस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम, टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम, ओके, कि सिस्टम कितने तरीके के बनाए जा सकते हैं इसको हमें देखना है, ओके। कुछ लोगों का ये क्वेरी है, ब्राइटनेस फिर से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का इशू है कि वो पूछ रहे हैं कि 11 kV 22 एंड 33 का ही क्यों होता है। भाई जो जनरेशन वोल्टेज होता है ये बहुत लोग बताते हैं कि ड्यू टू द फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर नहीं है, ये फॉर्म फैक्टर नहीं है। इस पे कि जो आपका जनरेशन वोल्टेज है EMF इज गिवन बाय द, आपने पढ़ा होगा, EMF इज गिवन बाय द KW KF, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। तो वाइंडिंग फैक्टर लेना पड़ेगा एंड वाइंडिंग फैक्टर इज गिवन बाय द KP एंड KD, याद होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपने पढ़ा होगा दिस वन फाई एवरेज, उसके बाद आपने पढ़ा होगा दिस वन इज अ फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ब्राइटनेस देखो अभी भी कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपके पास, तो ये जो फैक्टर है KF, अगर आपने साइनोसाइडल ले लिया है तो ऑब्वियसली है साइनोसाइडल है, KF फॉर्म फैक्टर इज गिवन बाय द RMS अपॉन एवरेज है, ठीक है। इसका मान 1.11 ही आता है, ठीक है। तो अगर साइनोसाइडल सिग्नल लेना है तो उसका जो सिग्नल है उसका RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, उसका जो रेशियो होगा ये आपके पास मिलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये जो KW है ये डिपेंडेंट होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, पिच फैक्टर कितना है, ठीक है। तो इन दोनों का मान, अगर ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता तो इन दोनों का मान मिला के 1 होता, लेकिन इन दोनों का मान 0.92 से लेके 0.98 तक होगा, ठीक है। तो होता क्या है, अब देखो जनरेशन वोल्टेज जो आपका है वो तो 22.5 kV है, देखो ये 22 के टर्म में नहीं है, 22.5 है, 17.5 था, ठीक है, 15 kV है, ठीक। इन सब में है 3.3 है, 6.6 है,
इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर इसमें हम लोग यूज़ करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या न्यूट्रल पॉइंट ट्रांसफार्मर में प्राप्त करना इजी होता है। क्लियर है ना? तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसको अचीव करना इजी होता है। देयरफॉर हम लोग उसको उसी में लेके जाते हैं कि आपका 132 में हो जाए, 220 में हो जाए। इन सब में जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, उस न्यूट्रल पॉइंट को, ये न्यूट्रल पॉइंट है, और सेकेंडरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा उसको अचीव करना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसको हम लोग अचीव करते हैं कि ये यहाँ पे मिल जाए। ओके, अब यूएस में जाओगे, यूएस में आपका जो 132 है, 132 नहीं मिलेगा, वहाँ 120 के भी मिल जाएगा, 110 के भी का मिल जाएगा, और 220 के बजाय आपको 320 के भी का मिलेगा। तो वहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं। सुधु यादव कुछ कह रहे हैं यार, दिख नहीं रहा कुछ। आप लोग थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, शायद सही हो जाए। शिव अस्थाना आपको दिखाई दे रहा, शिव कुमार वर्मा दिखाई दे रहा, वर्मा थोड़ा सा बड़ा करिए, सुधु यादव थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। मनीष तिवारी कह रहे हैं सही है, इसका मतलब सही है। बढ़े आगे फिर। ओके, तो दीज आर द रीज़न कि जिससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अचीव करने के लिए, कि उसको खोजने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है एक्चुअल में सेफ्टी फैक्टर होता है, सेफ्टी फैक्टर। और इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, वैसे लाइफ में सब सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। सेफ्टी फैक्टर तो हर जगह यूज़ होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, सब जगह सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। सेफ्टी फैक्टर दैट्स मीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन द वर्किंग। ओके, तो अल्टीमेट दैट्स मीन जिस पे आप ब्रेक हो जाओ, टूट जाओ। तो इंजीनियरिंग में बोला गया कि सेफ्टी फैक्टर 2 और 3 के बीच में ही लिया जाता है कि सिस्टम बहुत ही रिलायबल एंड सिक्योर होगा। ठीक है, बहुत ही रिलायबल एंड सिक्योर होगा। ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर इज़ गिवन बाय द अल्टीमेट, या ये, और अभी ये सब यहाँ भी पढ़ोगे, आपके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, बहुत जगह मिलेगा। ध्यान देखना आपको क्या चीज़ बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, या आप जब इंसुलेटर्स पढ़ते हो वहाँ भी मिलता है, इंसुलेटर्स में मिलता है, इंसुलेटर में भी मिलता है अल्टीमेट या पंक्चर वोल्टेज लिखा रहता है, वोल्टेज अपॉन वर्किंग वोल्टेज मिलेगा। ये इंसुलेटर्स में आपने पढ़ा होगा जहाँ पे। ठीक है, तो हर जगह ये लिखा रहता है, ये 2 और 3 से बीच में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देखो, आपको दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखना इधर।
इसी को सेफ्टी फैक्टर को ध्यान से देखना, ये बोला गया कि 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। 2 और 3 के बीच में कैसे रहेगा, देखो इधर सेफ्टी फैक्टर इज गिवन बाय द ट्रांसफॉर्मर में, सेफ्टी फैक्टर इज गिवन बाय द HV/LV, ठीक है। और HV/LV ध्यान से देखो, अगर आपका 220/LV 132 है, दैट्स मीन इसका सेफ्टी फैक्टर देखो लगभग आएगा, कितना आएगा 220 डिवाइड बाई द 132, दिस वन इज गिवन बाई द 1.66। ध्यान से देखते रहिएगा। एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर है और ये सपोज करो 220/132 का है। एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर 400/220 का है, तो HV हो जाएगा 400/220 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 400 डिवाइड बाई द 220, तो ये भी देखो आ रहा 1.81। देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट रॉ टेक्निकल फ्लैश ओवर, दैट्स मीन पंक्चर हो गया है, ठीक है, या अल्टीमेट उसको बोल सकते हो आप। देन सपोज करो 765/400 kV का कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो 765 डिवाइड बाई द 400, तो 1.91 हो रहा है। देखते रहिएगा सब। लेकिन अब देखो यहाँ पे 132/33 kV का ट्रांसफार्मर है, तो HV 132/33, दिस वन इज गिवन बाई द कितना हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे देखो अनसेफ है, सिस्टम अनसेफ है, क्योंकि इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू कहता है अनसेफ मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा सेफ्टी, घर में क्या होता है कहीं कहीं आप देखते हो ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर लेने के लिए इंसान क्या करता है, एक्चुअल में यूज़ बहुत कम करते हैं, स्टोर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टोर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा सेफ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ चल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ होने पे आपका खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इन सबको सेफ्टी फैक्टर आपके रेंज में है, दैट्स मीन इन सबको आप ऑटो ट्रांसफॉर्म बना सकते हो, क्योंकि जैसे ही, ध्यान से देखना, जैसे ही इस पॉइंट्स में कभी न्यूट्रल ओपन हो गया, तो जो ये HV होगा ये LV साइड में दिखना शुरू हो जाएगा, और LV साइड में अपीयर्ड हो जाएगा, HV अपीयर्ड हो जाएगा। कभी न्यूट्रल अगर खुल गया, खुल भी सकता है, क्योंकि अगर ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर खुल सकता है, तो यहाँ पे अपीयर होगा, तो सेफ्टी फैक्टर के अंदर है, 10 मिनट आपका सिस्टम सेफ रहेगा। लेकिन अगर ये खुल गया, ये अगर बनाया जाता 132 HV साइड है एंड LV साइड 33 kV, अगर ये ऑटो बनाया जाता तो दिख रहा, अगर ये खुल जाता तो यहाँ 132 kV मिलता, और जब यहाँ क्योंकि ओपन सर्किट हो जाता यहाँ 132 मिलता, और 132 मिलता 10 मिनट, इसका सेफ्टी फैक्टर 4 है। 10 मिनट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके इधर जो लोड होंगे इनका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और वहाँ बर्न आउट, दैट्स मीन इज मे बी द चांसेस ऑफ द फायर, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं बनेगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ये भी ऑटो बनेगा, ये भी ऑटो बनेगा, ये भी ऑटो बनेगा, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो ये पॉइंट खोजना है, इस पॉइंट को खोजने के ही चक्कर में दरअसल ये पॉइंट ईजिली अवेलेबल हो जाए, उसके साथ साथ आपको पता हो टाइप चेंजर्स लगे रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स लगेंगे, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल मेथड आपने पढ़ा होगा, तो इस वोल्टेज को कंट्रोल भी करना है, टैपिंग यूज़ करना पड़ेगा। एक टैपिंग न्यूट्रल टैपिंग होगा, जहाँ से जैसे ये है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जैसे ऑटो है, या अगर 2 वाइंडिंग का 2 वाइंडिंग बना दे या IC में बना दे। अब देखो इसमें जब टैप निकलेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे टैप रहेगा, और ये टैप आपका फ्लोटिंग होगा इस सर्किट से, ठीक है, कि टैप नंबर 1 2 3 किसी एक टैप पे, जैसे सपोज करो 17 टैप है, तो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे टैप रहते हैं। कहीं कहीं पे निकला है नॉर्मल टैप, जैसे 5 पे नॉर्मल टैप लिखा है, तो यहाँ पे अगर आपका 220 है तो इधर 132 मिलेगा, सिस्टम बैलेंस है। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता है और रिएक्टिव कंपोनेंट सिस्टम में बढ़ता है, वोल्टेज डाउन होता है, तो टैप बढ़ाना पड़ता है, इधर की तरफ लाना, और फेरांटी होने पे इधर होना पड़ता है। तो यहाँ 4 ही टैप दिया जाता है, बहुत कम टैप दिया गया, या हो सकता है कोई कंपनी 7 पे दे दे, कोई कंपनी 9 पे दे दे, डिपेंडेंट होगा कि वो कौन उसका लेने वाला परचेजर,
पावर ग्रिड ले रहा या कौन ले रहा उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अनूप कुमार, पावर ट्रांसफॉर्मर में ऑलवेज टैप प्रोवाइडेड एट द HV साइड, ठीक है, आपने पूछा है तो HV साइड में। तो ये देखो यहाँ पे ये खोजना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं कि जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा अचीव हो जाए, उसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेबल पॉइंट्स हैं, ये भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग उसी के टर्म में नंबर ऑफ टर्न्स इतना जनरेशन वोल्टेज में देते हैं कि वो उसके टर्म्स में मिल जाए, 33 या 22.5 है या जितना भी आपको चाहिए। ओके, गिविंग कुमार यादव, वी कैन आल्सो डू द सेम वर्क थ्रू वेरिएक। हाँ, वेरिएक से अपने घर में कर सकते हो ना यार, यहाँ 132 के भी है, वेरिएक लगाओगे अपने से कहाँ कर पाओगे, ये ऑटो होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो आपका क्वेरी था वो भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट, ये सेफ्टी फैक्टर हमेशा याद रखिएगा। सेफ्टी फैक्टर जो चीज़ें सेफ होगा, इंजीनियर्स कहता है, देखो वैसे सेफ्टी फैक्टर सब कहेगा कि यार 20 का यूज़ कर लो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 10 इन पुल ऐसा बना दो, ब्रिज ऐसा बना दो कि 20 गुना लोड आने, वर्किंग उसमें केवल सपोज करो वर्किंग 10 MT का लोड आएगा, ठीक है। और अल्टीमेट हमने बना दिया इसको, अल्टीमेट 10 में इतना सरिया लगा दिया कि इसका अल्टीमेट टेस्टिंग होता है 200 MT है, 10 मिनट केवल लोड इतना आ रहा और 200 MT बन गया, 10 मिनट इसका 20 सेफ्टी फैक्टर। अब देखो 20 सेफ्टी फैक्टर आया तो 200 MT के लिए वर्किंग मतलब इतना लोड रोज आना है, लेकिन 200 का आपने बना दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा पहले से खर्चा हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। तो इंजीनियर्स बेचारा एक ऐसा कॉम होता है जिसके पीछे एक चीज़ लगी रहती है, लोगों मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट देना। दैट्स मीन आप जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो गवर्न किए जाते हैं एफिशिएंसी से। अगर एफिशिएंसी आपकी पुअर है तो आपको कोई कंपनी नहीं रखेगा, भगा देगा वहाँ से, ठीक है। अब देखो आप लोग ट्रांसफार्मर पूछोगे, ये सब यही भाई सब कुछ पता चलेगा। वेट एंड वॉच का एक कॉन्सेप्ट आता है, उस पर वेट करिए, ठीक है। तो यहाँ खर्चा इतना ना करिएगा। रोड, इसलिए रोड देखो अब 10 MT का लोड आना है तो ये रोड का जो बनाएगा ये हो सकता है 25 MT बना दे, हो सकता है 30 MT बना दे, हो सकता है 22 MT का ही बना दे, ठीक है, क्लियर है ना। तो 22 MT बनाएगा तो सेफ्टी फैक्टर 2.2 लिया तो खर्चे कम आएंगे, लेकिन 200 MT बनाता तो सरिया उरिया गिट्टी बालू सीमेंट सोचो कितना लगेगा, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बोला जाएगा आप इंजीनियर हो ही नहीं, आप इतना सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहे हो तो इसका मतलब आप इंजीनियर्स नहीं हो, ठीक है। अब लाइटनिंग आ रहा है, जहाँ पे सपोज करो 132 kV है, यहाँ पे 70 kN के सपोज करो 9 डिस्क की ज़रूरत है, ठीक है। आपने कहा सर एक काम करिए 12 यूज़ कर लीजिए। अब देखो पूरे लाइन में अगर 3 स्ट्रा आपने लगाया, अब देखो यहाँ सेफ्टी फैक्टर लिया गया है 2 से 3 के बीच में लिया गया, ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं सर 2-3 और बढ़ा लेते हैं। कभी कभार लाइटनिंग आता है, कभी कभार लाइटनिंग आने में डिस्क पंचर हो जाता है, ठीक है। अब आपने 3 डिस्क बढ़ाया तो आपको समझ में आ रहा हो पूरे लाइन में पता नहीं कितने 100,000 डिस्क बढ़ेंगे, ठीक है। और जब डिस्क बढ़ेंगे उसके साथ साथ हार्डवेयर फिटिंग्स बढ़ेगा, टावर की हाइट बढ़ाना पड़ेगा, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, 10 मिनट पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। तो सेफ्टी फैक्टर देयरफॉर बोला गया इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, चाहे जहाँ पे हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल का हो, चाहे जिस ब्रांच की आप स्टडी करिए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम देखिएगा ध्यान से, 2 तरीके का होगा, या तो HVDC यूज़ किया जाएगा या तो HVAC यूज़ किया जाएगा। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन है, दूसरा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन है। हाई वोल्टेज DC वाला जो है HVDC, ये लाइन जो होती है बेसिकली आपका 3 कैटेगरीज का होता है। पहला है 2 कंडक्टर 1 कंडक्टर अर्थ। दूसरा इसमें आता है 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ। और तीसरा आपको मिलेगा 3 कंडक्टर
विथ मिड पॉइंट अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट HVAC बेसिकली ये आपका डिफरेंट कैटेगरीज का होगा। सबसे पहला आपके पास आएगा सिंगल फेस, दूसरा आएगा 2 फेस एंड तीसरा आएगा आपके पास 3 फेस। सिंगल फेस अगेन सब डिवाइड होता है इसी की तरह, 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ, फिर आता है ये 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, एंड तीसरा आपका आता है 3 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ। ओके, एंड 2 फेस में दिस वन फर्दर सब डिवाइडेड इन द 2 कैटेगरीज, 2 फेस 3 conductor method and this one is a 2 phase 4 conductor methods. Next 3 phase again subdivided into 2 categories. पहला आपके पास है 3 phase 3 conductor method and next one is the 3 phase 4 conductor methods. देखो इतने तरीके से जो आपका सप्लाई सिस्टम था वो बनाया जा सकता है। किसी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा कि इतने तरीके से आप सप्लाई सिस्टम बना सकते हो कि जो जनरेटेड पावर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास जनरेटेड पावर है, इस जनरेटेड पावर को जो आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हो, तो ये ट्रांसमिशन जो होना है, जो नेटवर्क बनाना है, वो नेटवर्क को सप्लाई सिस्टम बोला जा रहा है। कि सप्लाई वाला जो नेटवर्क बनेगा कितने तरीके का बनेगा, तो बेसिकली 2 ही तरीके का बनता है, एक HVDC होता है, दूसरा HVAC होता है। ठीक है, यहीं पे देखो थोड़ा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो भी सप्लाई सिस्टम होना है वो वाया कंडक्टर्स होते हैं, वाया कंडक्टर्स होते हैं। और ये कंडक्टर 2 तरीके के यूज़ हो सकते हैं, एक आपका ओवरहेड सिस्टम में, अभी इसको मैं इसके आगे चैप्टर में लूँगा, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड में। ठीक है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है ये बेसिकली केबल से होगा, आपको पता होगा अंडरग्राउंड में है, केबल के बिना हो ही नहीं सकता। और ये आपका नेक्ड वायर्स होगा, दैट्स मीन ये नंगा तार होगा, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओवरहेड जो तार होते हैं यहाँ पे जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इंसुलेशन दैट्स मीन जो वोल्टेज की ग्रेडिंग की जाती है इंसुलेशन की, वो अकॉर्डिंग होती है वोल्टेज बिटवीन लाइन टू अर्थ। दिस वन इज इंसुलेशन लेवल दिया जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जबकि केबल में आपको पता है अगर मल्टी कोर का है, ये मल्टी कोर का केबल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो इंसुलेशन यहाँ बीच में देना है, यहाँ इंसुलेशन जो आपको देना है, ये इंसुलेशन लाइन टू लाइन देना है। दैट्स मीन केबल में जो इंसुलेशन ग्रेडिंग देना है आपको, इंसुलेशन का ग्रेडिंग जो देना है आपको, वो देना है बिटवीन, यहाँ पे जो इंसुलेशन ग्रेडिंग दिया जाएगा, इंसुलेशन ग्रेडिंग दिया जाएगा, दिस वन इज अ बिटवीन फेस टू फेस, दैट्स मीन दिस वन इज कॉल्ड एज लाइन वोल्टेज। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम आगे इसको पढ़ाएंगे भी, आपको अभी फर्दर आपको स्टडी करवाएंगे कि आपका जो केबल होगा, ये केबल है, तो केबल पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ दिखाऊंगा आपको कि केबल में जो इंसुलेशन दिया जाता है, आपको पता है कंडक्टर बहुत नज़दीक रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछ लीजिएगा कि जो कंडक्टर बहुत नज़दीक हैं, उन कंडक्टर्स में दैट्स मीन केबल में जो इंसुलेशन दिया जाता है बिटवीन द कंडक्टर टू कंडक्टर, दैट्स मीन लाइन वोल्टेज का दिया जाएगा। और जो यहाँ पे दिया जाएगा ओवरहेड में, दिस वन इज बिटवीन लाइन टू द अर्थ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक बार देखना, आज सप्लाई सिस्टम जो हम ये ओवरहेड से पढ़ेंगे, रिमेंबर द पॉइंट, ये अभी ओवरहेड से पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में ही सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है,
ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आपका अंडरग्राउंड से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो मिलेगा आपको। लेकिन आज हम लोग केवल ओवरहेड का स्टडी करेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। अभी अंडरग्राउंड का हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ओके, 2 मिनट का वेट चाहता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? शिव स्थाना पूछ रहे हैं सर कितना केवी तक केबल यूज़ होता है। केबल तो आप यूज़ देखो, इंडिया में बात करोगे तो 400 तक यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन 400 का जो केबल होगा बहुत कॉस्टली होगा, उसको प्रीफर नहीं किया जाता है, इतना पैसा नहीं है। क्योंकि जो भी काम होता है इंडिया में, ठीक है, सब लोन से ही हो रहा, और इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि केबल के लिए इतना लोन ले लें। बहुत महंगा, और इंडिया में बनता भी नहीं है। 400 का केबल कोई नहीं है, ठीक है। 132 तक का केबल बेसिकली हम लोग इंडिया में बना के सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे एबव का हमें लेना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक्सपेंड करने लायक नहीं है अभी उतना, ठीक। तो इसको पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन आज जो हम लोग सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, ये ट्रांसमिशन का पढ़ना है, और ट्रांसमिशन का सबसे ज़्यादा जो आपका सिस्टम है वो आपको पता ओवरहेड है। दैट्स मीन ये अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं है, ओवरहेड ही है। स्पेशल केस में अंडरग्राउंड बनता है जहाँ पे फिजिबिलिटीज़ नहीं बन पाती है, दैट्स मीन वहाँ पे हम ओवरहेड नहीं ले जा पा रहे हैं, और लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। जैसे सपोज़ करो अगर हम बात करें आपके वाराणसी में बात करें, तो वहाँ पे भी बहुत डेंस सिटी है, बहुत ज़्यादा लोग पॉपुलेशन है, और शहर के अंदर अगर हमें 220 या 132 का सब स्टेशन बनाना पड़े, ठीक है, तो हम ओवरहेड नहीं ले जा पाएंगे, हमें अंडरग्राउंड सिस्टम ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसको ROW सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। और 220 का है वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए 220 का वहाँ केबल लगा हुआ है बनारसी में, ठीक है। नोएडा में 400 भी लगा हुआ है, और आप देखोगे मुंबई शहरों में 400 के भी लगे हुए हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ बहुत सारी लगाई हैं, गवर्नमेंट बहुत कम यूज़ करता है, ठीक है। तो केबल भी पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, कुशाग्र वर्मा, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, ये केवल लिख दिया था कि कितना वोल्टेज तक कौन यूज़ होगा, ठीक है। तो जो इंसुलेशन यहाँ दिया जाएगा, याद करिएगा, ओवरहेड सिस्टम में जो भी ओवरहेड सिस्टम होता है वहाँ पे जो इंसुलेशन लेवल दिया जाता है
वह किसके बेस पे दिया जाता है, फेस टू अर्थ के बीच में, ठीक है। तो मैक्स वोल्टेज होगा, मैक्स वोल्टेज वही इंसुलेशन बताएगा। तो मैक्स वोल्टेज कहाँ से कहाँ के बीच में, लाइन टू द अर्थ होगा, जबकि यहाँ मैक्स वोल्टेज बिटवीन द फेस टू फेस होगा, ठीक है। जो मैक्स वोल्टेज हम लोग सिलेक्ट करेंगे केबल में या अंडरग्राउंड में फेस टू फेस का यूज़ करेंगे, और ओवरहेड में फेस टू न्यूट्रल या फेस टू अर्थ यूज़ करेंगे। तो देखो इतने टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम आपके बनाए जा सकते हैं। तो देखो एक चीज़ आपको इसमें फिर दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमारा बन रहा है इसमें एक चीज़ पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि कितने टाइप के सप्लाई सिस्टम है। उस सप्लाई सिस्टम में फिर आपको जानना पड़ेगा कि ओवरहेड यूज़ करना है कि अंडरग्राउंड यूज़ करना है, आगे मिलेगा, उसको हम लोग देखेंगे किसको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे। उसके साथ साथ देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी आते हैं कि ओवरहेड है अंडरग्राउंड है, किसमें कितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा, किसमें एक्सपेंडिचर कम आएगा, ठीक है। दूसरा ओवरहेड है। फिर देखो आपको एक कंपैरिजन और पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होगा HVDC प्रेफर करना है कि HVAC प्रेफर करना है। लेकिन अभी हम लोग केवल डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि HVDC सही होगा कि HVAC सही होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड लेके जाना है कि ओवर हेड लेके जाना है, और अंडरग्राउंड का भी केबल से हम लोग पढ़ लेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम में कितना कितना दाम खर्च होना है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास HVDC 3 तरीके का है, HVAC आपका 3, 2, 5, 2, 7 तरीके। दैट्स मीन इज अ टोटल सप्लाई सिस्टम बोला जाए तो 10 वेज है, 10 सिस्टम है, 10 पैटर्न है। आप इतने तरीके से ले जा सकते हो। ये आपका बेसिकली सबके सब सिस्टम जो है वो ओवरहेड में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। पढ़ने के लिए है ये। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सिस्टम हमें प्रेफर करना है। तो प्रेफर करने के लिए आपको मैंने बताया था 2 ही चीज़ें देखी जाती हैं। प्रेफरेंस ऑफ द नेटवर्क एंड सप्लाई में जो भी आपका है वो है एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमिकल हो, और दूसरा टेक्निकली ये फिजिबल हो। 2 पॉइंट्स हमें देखना है, एक इकोनॉमी देखना होता है, दूसरा टेक्निकल देखना होता है, ठीक है। सेम दूरी है, सेम दूर की लाइन बनानी है। ये सपोज करिएगा सेम डिस्टेंस का बनाना है, इतने ही दूर का लाइन बनाना हमें, ये है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इस लाइन को हमें बनाना है जिसको हम लोग सप्लाई सिस्टम बोल रहे हैं। और इसके लिए हमें 2 चीज़ें दिमाग में हमेशा रखना है कि ऐसा इन 10 में से ऐसा सिस्टम हमें प्रिफर करना है जो इकोनॉमी भी दे और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फिजिबल, रिलायबल, सिक्योर हो, ठीक है। ओके, गिविंग कुमार यादव, स्टैंडर्ड वोल्टेज 230 है, ठीक है, 230 वोल्ट AC है, ओके। तो ये इकोनॉमी एंड टेक्निकल दोनों देखना है हमें। तो आते हैं एक एक सिस्टम की स्टडी करते हैं, और जो सिस्टम देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। टेक्निकली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टेक्निकल में वही सब पॉइंट आएगा जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं, लॉसेस, एफिशिएंसी, रेगुलेशंस और SIL, सर्ज इम्पेडेंस, ये सब जो आता है, फॉल्ट लेवल, ये सब आता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इकोनॉमी में वही आएगा कि कंडक्टर का दाम कितना होगा, टावर का दाम कितना होगा, कंस्ट्रक्शन दाम कितना आएगा, ROW पे कितना खर्च कर रहे हो, टर्मिनल सब स्टेशन बनाने में कितना खर्च आएगा, कन्वर्टर सब स्टेशन बनाने में कितना खर्च आएगा, ये सब जो आते हैं वो इकोनॉमिक है। लेकिन अभी हमें ना तो कन्वर्टर की स्टडी करना है, ना तो हमें कन्वर्टर की स्टडी करना है, ठीक है, ना तो हमें कन्वर्टर की स्टडी करना है, ना तो हमें टर्मिनल सब स्टेशन की स्टडी करना है, केवल हमें ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी करना है। लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लाइन में तो आपको समझ में आ रहा होगा, लाइन बनाने में केवल कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। इकोनॉमी में आपका आएगा कंडक्टर का दाम आएगा, उसके बाद टावर का दाम आएगा, ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर फिटिंग्स, कंडक्टर को बांधने उधने के लिए जो खर्चा आ रहा, इंसुलेटर का दाम आएगा, ठीक है, और अर्थवायर या आज जो यूज़ किया जाता OPGW, इसका दाम आएगा, ठीक है। तो भाई जब इन सब के दाम को देखा गया कि कंडक्टर, टावर, इंसुलेटर, इन सब का दाम देखा गया, तो उन सब के दाम में सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर खर्च हो रहा है आज भी, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे खर्च हो रहा है, उसका नाम है, दिस वन इज़ द कंडक्टर कॉस्ट।
और कंडक्टर कॉस्ट दैट्स मीन इज आज भी कंडक्टर का नाम लिया जाता है तो वह कंडक्टर दैट्स मीन इज द कॉपर कंडक्टर। जबकि आपको पता है आज कंडक्टर जो है वो कॉपर न यूज़ करके ACSR यूज़ किया जा रहा है। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड यूज़ किया जा रहा है। लेकिन किताबों में आज भी वही चीज़ है कि जो कंडक्टर का नाम लिया जाता है वो कॉपर का ही नाम लिया जाता है, कॉपर का ही नाम लिया जाता है। तो देखो ध्यान से, इन सब सिस्टम में हमें ये देखना है कि कंडक्टर जो यूज़ किया जा रहा है जिसमें सेम दूरी के लिए सेम पावर डिलीवर करने के लिए सेम लॉस होने पे सबसे कम कंडक्टर का खर्च आएगा, उसी को बोल दिया जाता है वो इकोनॉमी देगा और उसी को हमें प्रीफर करना है, उसी को हमें प्रीफर करना है। दैट्स मीन इकोनॉमी किससे देखा जा रहा है, दैट्स मीन इज द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर से, जिसमें कंडक्टर का खर्चा सबसे कम आएगा उसी को बोल दिया जाएगा ये इकोनॉमी देगा। क्यों? क्योंकि आज भी जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी किस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जबकि हम टावर को भूल गए, इंसुलेटर के दाम को भूल गए, अर्थवायर के दाम को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि सबसे ज़्यादा दाम ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज़ हो रहा है वो कॉपर का अगर कंडक्टर बोला जा रहा है तो उसमें कॉपर का कंडक्टर का ही मैक्सिमम 60 से 70% दाम होगा अगर कॉपर का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर आज आप ACSR यूज़ कर रहे हो तो दाम घट जाता है, आज तो 40 से 45% ही कंडक्टर का दाम होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका दाम आ जाएगा टावर्स का। अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो टावर्स का आएगा, इंसुलेटर्स का आएगा, हार्डवेयर फिटिंग्स आएंगे। ठीक है, उसके अलावा इरेक्शन कॉस्ट आ जाएगा, उसके अलावा टेस्टिंग ये सब कॉस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो बट लेकिन हम अभी भी वही चीज़ें पढ़ते हैं कि कंडक्टर का नाम लेना मतलब कॉपर का नाम लेना। तो देयरफॉर कॉपर का अगर लिया जा रहा है तो 60% से लेकर 70% तक जाएगा, क्योंकि कॉपर आज जानते हो आज भी जिस कोई भी चीज़ हो सब मार्केट बेस्ड कॉस्ट लगता है, कभी मार्केट चढ़ता है कभी नीचे आता है हर साल, इसलिए इनका रेट बदलता रहता है। ठीक है, तो देयरफॉर आपको जो यहाँ पे देखना है, जो आपको यहाँ पे देखना है कि इकोनॉमी कहाँ से मिलेगा, तो इकोनॉमी हम देखेंगे कंडक्टर के दाम से। ठीक है, तो जिसमें कंडक्टर सबसे कम लगेगा उसको बोल दिया जाएगा वो इकोनॉमी होगा, और जिसमें कंडक्टर ज़्यादा लगेगा उसको बोल दिया जाएगा वो महंगा पड़ेगा। तो आते हैं कंपेयर करते हैं, और कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर, जिसमें सबसे कम खर्चा आएगा वो इकोनॉमी देगा, और जिसमें खर्चा ज़्यादा आएगा वह हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगा। तो एक एक को हम लोग स्टडी करते हैं और फिर हम लोग बता देंगे कि कौन सबसे इकोनॉमी देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपके पास DC है। तो DC जो जनरेशन होता है वो आपको पता है DC जनरेटर से होगा, जबकि HVDC लाइनें बनाने के लिए आपको पता है कन्वर्टर सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा एंड इन्वर्टर सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे केवल हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि हम जो जनरेशन कर रहे हैं वो DC है। तो DC जनरेटर का ये सिंबल हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसके इधर नहीं पढ़ना हमें, इसके इधर ये जनरेशन पॉइंट है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन केवल पढ़ना है, बस यहाँ से हमें स्टडी करना है, और कहाँ तक, यहाँ तक लोड सेंटर के पहले तक। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप इसको केवल पढ़ रहे हो, अभी इसको पढ़ रहे हो जो ये आपकी ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है ना, इस ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी कर रहे हो, तो आप ना तो इस लोड सेंटर की तरफ इधर स्टडी करोगे ना तो इधर स्टडी करोगे, केवल और केवल इसको स्टडी करना है। तो देखो एक कंडक्टर हमने अर्थ कर दिया है, वन कंडक्टर इज हेयर, सेकंड कंडक्टर इज हेयर, और दिख रहा होगा एक कंडक्टर इसमें से अर्थ है जो पहला लिखा गया था, जो पहला लिखा गया है कि DC 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ। ओके, एक कंडक्टर इसमें से क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा ये DC जनरेटर लगा हुआ, ये जनरेट कर रहा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज भी पढ़ाया जाता है ऐसे ही। जबकि ये आप जानते होंगे बेसिकली ये कौन होगा, HVDC लाइन बनाना है तो AC पैदा करके स्टेप अप करके फिर कन्वर्टर इन्वर्टर वहाँ पे लिंक बना के उसको HVDC में बदलना होता है। ठीक है, तो आते हैं इधर।
इसी की स्टडी करना है। ये ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, ये सप्लाई सिस्टम है आपके पास, ये सप्लाई सिस्टम है आपके पास। ओके, तो देखिए इधर लेट मानना पड़ेगा, क्योंकि हम एक यहाँ पे रेफरेंस लेंगे, उस रेफरेंस के सापेक्ष सबका कंपेयर करेंगे और जो सबसे सस्ता होगा उसी को हम बोलेंगे कि हम इसको यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, पहला चीज हम मान रहे हैं, लेट मान लिया वोल्टेज या मैक्स वोल्टेज बिटवीन फेज या लाइन टू अर्थ इज इक्वल टू द BM, पहला मान लिया। दूसरा चीज हमने माना लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका लेंथ L है, सबके लिए L होगा, चाहे 10 के लिए L होगा। नेक्स्ट हमने माना द पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज गिवन बाय द P है। ठीक है, पर फेज यहां लिख देते हैं द टोटल पावर, लिख दो यहां, टोटल पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज गिवन बाय द P। फोर्थ लिख रहे हैं लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय द W। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें हमने मान लिया, पहले ही मान लिया, स्टार्ट में ही मान लिया, और ये सब चीजें सबके लिए सेम होगी। दैट्स मीन फेस टू अर्थ के बीच का जो मैक्सिमम वोल्टेज है VM ही रहेगा 10 के लिए। सेम दूरी का लाइन है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितने दूरी का हो उतना सब सेम रहेगा। ठीक है, सबके सब कॉपर के कंडक्टर हैं। ठीक है, जो पावर यहाँ से भेजना है लोड को वो हमेशा के लिए पावर P हो गया, एंड ट्रांसमिशन सिस्टम में जो लॉस होगा वो हमेशा के लिए, चाहे जो सिस्टम हो उसके लिए W है। ओके, सबके लिए W है। कुछ अगर सर कन्वर्टर से चेंज करेंगे तो हमारा पावर लॉस होगा प्लस कन्वर्टर कॉस्ट भी ऐड होगा, देन इकोनॉमिक हम SVDC में क्यों चेंज करेंगे? ये कन्वर्टर से कितना लॉस हो जाएगा यार, आपको पता होना चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत कम लॉस का डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, वो स्विचिंग डिवाइसेस हैं, SCRs हैं, बहुत मिनिमम पावर लॉस होता है। ओके, और अभी देखिएगा कैसे कम करेगा, अब आपको दिखेगा ना, थोड़ा सा वेट तो करना ही करना पड़ेगा। यही केवल चेंज करेंगे ना, यहाँ जो आप देख रहे हो, जो किताब में बच्चे पढ़ते हैं कि ये DC जनरेटर से जो जनरेट कर रहे हो, यहीं पे हम लोग लगा देंगे कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर लगा देंगे और यहाँ फिर इन्वर्टर लगाएंगे, और देखना क्या क्या एडवांटेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर से यहाँ से पावर भेजा जा रहा, इसके बीच का जो मैक्स वोल्टेज है VM है, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I है। ठीक है, अब देखो हम कर रहे हैं, देखना हमें कंडक्टर का कॉस्ट जिसमें कम से कम होगा वही इकोनॉमी देगा, क्योंकि कंडक्टर कॉपर का नाम लिया जा रहा, और वही सबसे ज़्यादा अपना कॉस्ट लेके चलता है। ठीक है, टावर सेम लग रहे हैं, सब कुछ सेम, क्योंकि दूरी सब सेम है तो टावर भी सब सेम लगेगा। ठीक है, टावर भी सेम लगेगा। शिव अस्थाना प्लीज़ थोड़ा कम, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, ब्राइटनेस आप ना देखो यार, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस आप अपना कम कर लो, ब्राइटनेस बड़ा नहीं है। ठीक है, सेम है। ठीक, अब देखो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से एनालिसिस, ध्यान से देखिएगा, अब एनालिसिस शुरू हो रही है। सेम तरीके का एनालिसिस अंडरग्राउंड के लिए भी होगा, लेकिन वहां पे जो मैक्स वोल्टेज माना जाएगा लाइन टू लाइन के बीच में माना जाएगा, जबकि यहाँ पे लाइन टू अर्थ के बीच में माना गया। ओके, इसको दिमाग में रखिएगा, एनालिसिस करना शुरू करना। देखो पावर इज गिवन बाय द, कितना होगा, DC है VM, DC वोल्टेज VM इंटू पहला केस है I1 होगा। ट्रू पावर इज गिवन बाय द VI cos फाई, लेकिन ये DC है, DC में पावर फैक्टर कुछ नहीं होगा, तो देयरफॉर VM इंटू I1, और ये पता है पहला हम सिस्टम पढ़ने इसलिए I1 लिख रहे हैं, और सेम पावर डिलीवर करना है। ठीक है,
तो व्हाट इज द I1 इज गोइंग बाय P अपॉन VM, देखते रहिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा। देन ध्यान से देखते रहिएगा, लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस हो रहा, ध्यान से देखना, आपको पता है एक कंडक्टर है तो यहाँ पे केवल एक लॉस को यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा, और वह लॉस है ओहमिक लॉस, वह लॉस है ओहमिक लॉस है, ठीक है, ओहमिक लॉस है, और केवल ओहमिक लॉस को, रेजिस्टिव लॉस को ही यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ जहाँ से करंट गुजरेगा वहाँ वहाँ लॉस होगा। तो ये करंट देखो यहाँ से होते हुए, लोड से होते हुए फिर से लौट के यहाँ जाएगा, ठीक है, 10 मिनट यहाँ भी लॉस होगा और यहाँ भी लॉस होगा, ठीक है। तो टोटल लॉस हो जाएगा 2I1 स्क्वायर इंटू R1 पहला। तो इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, मान लिया है कि इसका रेजिस्टेंस इज द R1 है, ठीक। तो 2I1 स्क्वायर इंटू R1 होगा, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइए। यही करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ I स्क्वायर R और फिर यहाँ I स्क्वायर R, ठीक है, तो 2I स्क्वायर R हो जाएगा। ये केवल इतने की स्टडी कर रहे हैं, ये आपका यूटिलाइजेशन है, ये आपका जनरेशन है, तो लिखा भी है, केवल हमें इतने सिस्टम की स्टडी करना है। तो देखो यहाँ से करंट जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हुए यहाँ से लौट के आ जाएगा, ओके। तो टोटल लॉस 2I स्क्वायर R, लेकिन पहला सिस्टम है इसलिए I1 सफिक्स यूज कर रहे हैं कि जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने आप आपको दिख रहा होगा कि W अगेन कैन बी रिटन एज 2I1 स्क्वायर दैट्स मीन P स्क्वायर VM स्क्वायर, I1 का मान यहाँ से रख दिया हमने। फिर देखो R रेजिस्टेंस बराबर होता है, DC रेजिस्टेंस है रो L अपॉन A, दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो हो जाएगा ये रो L अपॉन A, ठीक है। नाउ A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय द A इज गिवन बाय द 2P स्क्वायर रो L अपॉन VM स्क्वायर W। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा, किसी को कोई डाउट हो तुरंत बताएगा वो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज गिवन बाय दिस वन, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिल गया, ध्यान से देखिएगा। देन आयतन क्या होता है, अभी कल ही बताया सब आप लोग, आयतन वॉल्यूम इज गिवन बाय द A मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ, कि कंडक्टर का टोटल आयतन कितना होगा, इस आयतन को अगर हमें जानना है, ठीक है, तो आयतन अगर हमें जानना है तो देयरफॉर आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और उसका लेंथ कितना है। जैसे ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका पूरा लेंथ मिल जाए तो लेंथ कितना होगा, ध्यान से देखो। अभी यहाँ से फिर आप एक लेंथ तो ये होगा L और दूसरा लेंथ ये होगा L, 10 मिनट टोटल लेंथ 2L हो जाएगा, 10 मिनट A मल्टीप्लाइड बाय 2L। कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। देन A का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, हो जाएगा 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर W, ठीक है। अब देखो सभी जगह हम कॉपर का नाम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द वेट, क्योंकि वेट इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी सबका सेम है, एंड वेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। जितना वेट ज्यादा, जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना वेट ज्यादा, और जितना वेट ज्यादा उतना कॉस्ट ज्यादा, ठीक है। 10 में हम सीधे कर सकते हैं कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा होगा 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर W, ठीक है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। तो देयरफॉर देखो अब समझ में आ जाना चाहिए आपको, इसका मतलब देखो इतना रुपया, इसको हम मान रहे हैं K, 10 में इतना रुपया खर्च होना है K। और ये पहला सिस्टम था जिसका नाम है 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ, ठीक है। 2 कंडक्टर हैं, एक ये है दूसरा ये है, इसमें से एक कंडक्टर हमने अर्थ कर दिया, तो जितना यहाँ एक्सपेंडिचर आ रहा एक्चुअल में ये आएगा, ये रुपए में होगा, देयर फिर इसको हमने K मान लिया, ठीक है। तो ये पहला सिस्टम था जिसमें हमने खर्चा K मान लिया, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। अब ध्यान समझ में आ रहा होगा कि 10 में से जिसमें K से कम लगेगा वो कम खर्चीला है, और जिसमें K से ज़्यादा लगेगा वो इससे भी ज़्यादा खर्चीला है। तो हम हमेशा ये प्रेफर करना चाहेंगे कि हमारे पास सिस्टम ऐसा हो जिसमें K का मान कम होता जाए, दैट्स मीन 1
बाई फोर्थ के 10.25, 0.12, जितना ये कम होता जाए उतना ही आपके कंडक्टर पे दाम कम लगेगा, और जब कंडक्टर में दाम कम लगेगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन आपको इकोनॉमी देगा। वो ट्रांसमिशन लाइन कैसा होगा? इकोनॉमी देगा। किसी कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक हो तो प्लीज़ अपनी डाउट क्लियर करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो उसको जल्दी से बताओ कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो। इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, K इज द रेफरेंस, और K का मान ये है, याद रखिएगा, K इज गिवन बाई द 4p² रो L² अपॉन Vm² W, जहाँ रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एनी डाउट आप पूछ लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि पहला सिस्टम अगर आपके पास आ गया तो हर एक सिस्टम आपको दिख जाएगा। देखो इसी सिस्टम को एक चीज़ और किया जा सकता है कि यहाँ पे इसको हटा दें हम। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी अर्थ कर दें तो पाथ क्लोज हो गया, क्योंकि अर्थ पूरे ब्रह्मांड का एक ही है, करंट वहीं फ्लो होता है जहाँ पाथ क्लोज होता है। अब यहाँ करंट फ्लो होगा, अब देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ से लौट के आएगा। यही सिस्टम जो होता है इसको बोला जाता है मोनोपोलर HVDC। यही HVDC बनेगा अभी, मैं देखो धीरे धीरे सब बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। शिव कुमार वर्मा, पावर लॉस W सभी लाइन के लिए सेम होगा, माना गया, एज्यूम किया गया, एक्चुअल में सेम नहीं होगा, लेकिन हमने कहा कि हर एक लाइनों का जो पावर लॉस हो, जैसे बोला नहीं था AT एसोसिएट टेक्निकल लॉसेस, हमने कहा कि ट्रांसमिशन सिस्टम है इसका लॉस जो है 2% के अंदर रखो। ठीक है, कम से कम रखिए। आज तो बोला ही जा रहा है कि जो लॉसेज हैं तमिलनाडु 7-8% पे चल रहा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का टोटल लॉस 38% चल रहा। ठीक है, तो उसको बोला जा रहा, गवर्नमेंट कहता है 15% के नीचे लाइए। ठीक है, तो 15% के नीचे लाने से ही थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जितना लॉस बढ़ेगा उतना टैरिफ भी बढ़ेगा। 50% के नीचे अगर आ गया तो टैरिफ भी कम हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी टोरेंट पावर लगाया भी गया था कि लॉसेस कम करिए आगरा में, पहले 2016 तक तो उसके यहाँ भी लॉस 29-28% थे। रिसेंटली अभी 2019 में वहाँ का लॉस 17.9% आया है, वहाँ भी लॉस अभी है। ठीक है, तो बहुत जल्दी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा आप भिड़ नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास फोर्स नहीं है ना, और सबके पास फोर्स होते हैं, आपके पास केवल फोर्स तब आता है जब विजिलेंस जांच होता है। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? चले आगे। तो ये देखो, इसको हम डिफरेंस ले रहे हैं, और शिव कुमार तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो गई होगा, क्योंकि टेक्निकल लॉस केवल 2% तक ही ले रहे हैं, तो लॉस कांस्टेंट माना जा रहा है कि 2% ज़्यादा लॉस नहीं होना है, तो कांस्टेंट हो गया। 1% मान लो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली 2% तक एक्सेप्टेबल है। CEA कहता है 2% तक ट्रांसमिशन में लॉस मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ देखो ट्रांसमिशन में लॉस कहाँ होता है, लॉस एक्चुअल में होता नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन माना जाता है। जैसे कहीं सब स्टेशन बना है तो आपको पता है उस सब स्टेशन में लाइटनिंग है, कॉलोनी है, कॉलोनी में हम लोग परिवार के साथ सब लोग एम्प्लॉइज़ रह रहे हैं, तो वो सब लोग भी यूज़ कर रहे हैं, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब लॉस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मीटरिंग नहीं हो रही है तो लॉस में जाएगा। स्विच यार्ड में लाइट जल रहा है, कंट्रोल केबल्स और बहुत सारे आप देखोगे एनंसिएशंस यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब में ग्लोनेस के लिए ये सब लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस एक्चुअल में नहीं है, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, लॉस ही बोला जाएगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग या मीटरिंग नहीं हो रहा तो लॉस बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, एक कोने में लिख रहे हैं इसको कि K इज़ द कॉन्स्टेंट और K का मान, K इज़ द कॉन्स्टेंट और इसका मान हमने लिख लिया 4p² रो L² अपॉन Vm² W। ठीक है, और ट्रांसमिशन में बोला गया है, क्योंकि किताब में देखो सही से नहीं लिखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ने पूछ लिया था शिव कुमार वर्मा कि पावर लॉस W सभी लाइन के लिए सेम होगा। हाँ, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से लाइन डिज़ाइन करना है कि आपका ये लॉस जो था ये 2% ज़्यादा ना हो, तो सेम ही हो गया। वट एवर द टाइप ऑफ लाइन आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वहाँ पे जो ट्रांसमिशन लॉसेज है 2% से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा आपके पास सिस्टम है, दूसरा आपने बोला इसमें सेकंड मेथड जिसका नाम है 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ। अब देखो मिड पॉइंट पाने के लिए आपको 2 जनरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। एक जनरेटर ये है और दूसरा जनरेटर ये है, ठीक है। और इसका ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को इसने क्या किया, अर्थ कर दिया, ठीक है। और लिखा गया 2 ही कंडक्टर होने चाहिए। दैट्स मीन यहाँ से देखो अब 2 कंडक्टर आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे तो यूटिलाइजेशन पॉइंट है, इसकी स्टडी हमें नहीं करनी है। ये जनरेशन पॉइंट है, इसकी स्टडी नहीं करनी है। केवल अभी मुझे किसकी स्टडी करनी है, ट्रांसमिशन सिस्टम की स्टडी करना है। आपने माना है कि फेस टू अर्थ के बीच का जो मैक्सिमम वोल्टेज है Vm है, तो एक Vm उधर हो जाएगा, दूसरा Vm इधर हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो ये प्लस है, ये तो ये माइनस है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ओके। तो ये प्लस माइनस मिलके मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, ठीक। किसी कन्फ्यूजन हो तो तुरंत पूछिएगा। और यहाँ पे यूटिलाइजेशन है। अब देखो इसका भी हमें स्टडी करना है, इसका भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ध्यान से देखिएगा, अभी भी टोटल पावर P ही भेजना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का अभी भी L है, L ही है, डिस्टेंस अभी भी L है। पावर भी सेम है, लॉस भी हमें वही लिमिट्स में रखना है, पावर लॉस भी सेम है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना खर्चा आने वाला है, सेम पावर को डिलीवर करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है। और खर्चा किसकी स्टडी हम कर रहे हैं, कंडक्टर के दाम पे, कंडक्टर के दाम पे। आइए अब देखो पावर P इज गिवन बाय द, अब देखो टोटल वोल्टेज कितना हो गया इस कंडक्टर के बीच का, 2Vm दिखाई दे रहा होगा, Vm प्लस Vm दैट्स मीन इज 2Vm, ओके। उसके बाद देखो दूसरा सिस्टम है, तो I2 लिख दिया। सो करंट यहाँ से आ रहा है वो I2 है और वही करंट यहाँ से लौट के चला जाएगा, दिस वन इज I2 है, ठीक। क्लोज पाथ है तो करंट फ्लो होगा, ओके। अब देखो यहाँ से I2 इज गिवन बाय द कितना हो जाएगा, P/2Vm। अपने आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले सिस्टम के सापेक्ष इस सिस्टम में करंट आधा फ्लो होगा, और जब करंट आधा फ्लो होगा तो ऑब्वियसली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे बचत होने वाली है, दैट्स मीन दाम कम खर्च होने वाला है। लॉस ध्यान देखना, लॉस कितना हो रहा, 2% के अंदर ही हम रख रहे हैं। एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, जहाँ पे ये लॉस होगा, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा वहीं लॉस होना, और 2I2² R2, ओके। रेजिस्टेंस 2 मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होना है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, देयरफॉर हमने दूसरा ये सिस्टम था तो R2 बोल दिया, ओके। तो अगेन देखो दिस कैन बी रिटन एज 2I2² दैट्स मीन P²/4 Vm², ओके, एंड R2 दैट्स मीन ρL/A2। यहाँ A2 लिख दिया क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ चेंज होगा, लेंथ तो वही है, कॉपर का मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे करंट का मान चेंज हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा, क्योंकि I प्रोपोर्शनल तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो जब करंट I2 हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्योंकि हमें आयतन निकालना है तो A2 बराबर हो जाएगा P² ρL/2 Vm² W, ओके। कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा, नहीं तो मैं कंटिन्यू चलता रहूँगा। तो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले के सापेक्ष घटा है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आयतन कितना होगा, वॉल्यूम इज गिवन बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ कितना आपने खरीदा है, एक यहाँ से यहाँ खरीदा, दूसरा यहाँ से यहाँ खरीदा, दैट्स मीन 2L। तो A2 × 2L हो जाएगा, और A2 × 2L दैट्स मीन P² ρL² Vm² W, ओके। तो देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा, ये आपका वहाँ देखो K बराबर वो है, दैट्स मीन 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये K है, दैट्स मीन दिस वन है K/4, दैट्स मीन इज द, ये पहले सिस्टम अगर ये यूज़ हुआ है तो दूसरे सिस्टम में जो आपका कंडक्टर का दाम होगा चौथाई आएगा। तो कितना एडवांटेज आ रहा कि जो सेकंड सिस्टम होगा
उस सेकंड सिस्टम में द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर जो आना है पहले सिस्टम का 1/4, दैट्स मीन आपके जो प्रोजेक्ट का दाम होगा वो बहुत कम हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 1/4 हो जाएगा। केवल ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसको बनाना है तो देखो 2-2 जनरेटर जो बन रहा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछेगा। तो देखो यहीं पे अभी थोड़ा सा और डीपली इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ जब ये सिस्टम बनाओगे तो ये लगभग ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे कन्वर्टर लगे रहेंगे, ठीक है, या कन्वर्टर, हाँ सही है, ऐसे ही दिखा देते हैं। ये मिड पॉइंट अर्थ होगा। अब ऐसे लाइनें जाएगी, इसी को बोला जाता है बाईपोलर ट्रांसमिशन लाइन। यही है, देखो यही बाईपोलर कॉन्सेप्ट देगा। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लाइनें बनाई जाती हैं बाईपोलर बनाई जाती है। HVDC के जितनी भी लाइनें हैं सब बाईपोलर है। क्यों बाईपोलर है अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही एक कास्ट इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन जब इसकी लंबाई 700-800 किलोमीटर 10 मीन L बढ़ेगा तो ये कन्वर्टर इन्वर्टर का जो दाम होगा वो इतने रेंज में आ जाएगा कि आपको इकोनॉमी देना शुरू कर देगा। ये मिलेगा भी, HVDC पढ़ाते हैं, लेकिन ये हम वही यूज़ करते हैं कि जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, दैट्स मीन ध्यान देखिएगा, ये AC का है ऐसे बढ़ रहा, DC वाला पहले कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये घटना शुरू होता है और जाके जहाँ पे ये कट जाता है इसके आगे देखो ये HVAC है, ये HVDC है, अभी पढ़ाएंगे इसको हम। तो इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके आगे हम लोग HVDC प्रेफर करेंगे और यहाँ पे HVAC प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दाम इस पॉइंट के इधर दाम HVAC का कम है, इस पॉइंट के इधर आप देखो HVDC का दाम कम है, ठीक है। तो यहाँ पे दाम कम हो जाए, कैसे कम होगा ये आगे आपको अभी देखो धीरे धीरे मिलेगा, एक साथ सभी पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो यही आप क्या है सबसे मोस्ट पॉपुलर है हमारे देश नहीं, वर्ल्ड में सभी जगहों पे सबसे ज़्यादा जो HVDC लाइनें बन रही हैं बाईपोलर बनी थी, आज MTDC यूज़ हो रहा, मल्टी टर्मिनल का वो केवल लिंक है, लेकिन जो लाइनें बनती हैं वो देखिएगा यही मिलेगा बाईपोलर। तो किसी किसी टावर में आप देखिएगा ऐसे टावर होगा, ये दिखाई देगा, इन टावरों में इसका डिज़ाइन डेल्टा टाइप का होगा, ठीक है। तो एक कंडक्टर यहाँ दिखेगा, बंडलिंग ऑफ द कंडक्टर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 का, और एक कंडक्टर देखो यहाँ दिखाई देगा। तो समझ जाइएगा यही सिस्टम है जो आप स्टडी कर रहे हो, 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, या जिसको हम लोग बाईपोलर बोलते हैं, HVDC में बाईपोलर बोलते हैं। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत बताओ, नहीं तो मैं कंटिन्यू आगे चलूँ, ठीक है। ऐसे टावर आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपको 2 कंडक्टर केवल दिखे होंगे, दिस वन इज अर्थ वायर है, ये अर्थ वायर है, ये आपका कंडक्टर है, और यहाँ बंडलिंग होगा 6 कंडक्टर का, 8 कंडक्टर 10 कंडक्टर 4 कंडक्टर का बंडल होगा। किसी को पूछना है कुछ? शिव कुमार वर्मा, वो लेंथ पे डिपेंड होगा, अभी बताया ना कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है 700 किलोमीटर का हो, ठीक है, या 680 किलोमीटर का, हर साल ये बदलता रहता है। तो अगर 800 kV की लाइन 800 किलोमीटर की लाइन बनानी है तो आप देखोगे HVDC वहाँ प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको 300 किलोमीटर की लाइन बनानी है, 300 किलोमीटर की लाइन बनानी है तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा HVAC प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, HVAC प्रेफर किया जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा पढ़ाई करोगे तब आगे मिल पाएगा। तो कंटिन्यू आगे चलते हैं। इसी को बोला जाता है, याद करिएगा, यही आपका बाईपोलर सिस्टम है। तो देखो 1/4 एक्सपेंडिचर ऑन द कंडक्टर, ठीक। प्रिया चौरसिया, सर बाईपोलर में नेगेटिव पॉजिटिव प्रिया चौरसिया, जो पॉजिटिव होगा वो यूनिफॉर्म ग्लोइंग का होता है, कोरोना से पता करते हैं, यूनिफॉर्म ग्लोइंग का होगा, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उस पर स्पॉटी धब्बेदार कोरोना होता है, ठीक है ना। और बेसिकली मैं बता दूं आपको, ये तो देख के पता करना है। बेसिकली आप HVDC लाइन के पास जाओगे ना, यहीं टावर पे ना यहीं पे लिखा रहता है कि यहीं पे प्लेट लगा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बना रहेगा, प्लेट चिपका देते हैं कि ये वाला तार इधर का पॉजिटिव है, उधर वाला नेगेटिव है ना। AC में फेस प्लेट बोला जाता है, वहाँ भी फेस प्लेट बोला जाता है कि कौन सा फेस है, दैट्स मीन पॉजिटिव, या लिंग कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट तो तीसरा आता है तीसरा सिस्टम आपके पास आएगा जिसका नाम है 3 कंडक्टर। तीसरा कंडक्टर भी लेके जा रहे हैं, जो ये आपके पास न्यूट्रल पॉइंट है ना, इसको भी लेके जा रहे हैं कि किसी भी कंज्यूमर को अगर ज़रूरत पड़ गई कि केवल वीएम वोल्टेज लेने के लिए इससे जोड़ लेगा। जैसे आपके मोहल्ले में 415 वोल्ट चाहिए, 415 ले लीजिए, और 230 चाहिए तो 230 ले लीजिए। डिपेंडेंट होता है कितना लोड आपका सैंक्शन हो रहा। अगर 10 किलोवाट का आप लोड लेना चाह रहे हो तो आपसे पावर सेक्टर का यूटिलिटी कहेगा कि आपको 3 फेज की सप्लाई लेना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर कहा हमें 2 किलोवाट लेना है, 1 किलोवाट लेना है, 4 किलोवाट लेना है, तो वो कहेगा आप सिंगल फेज का सप्लाई ले लीजिए। ठीक है। हाँ, ब्यूटी नेचर आपका रियल नाम रखा करो सब, ये सब नाम लेते समय दिक्कत होती है। सर 4-5 कंडक्टर में गैप देने की क्या ज़रूरत है, उसको पास में भी रख सकते हैं। गैप देने से जो आपका वर्चुअल रेडियस होता है, वर्चुअल रेडियस आर डैश, ये बढ़ता है। ये सब प्रूव करेंगे, ठीक है। आर डैश बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है कि आर डैश बढ़ने से देखो आपको दिख जाएगा L बराबर 2 × 10⁻⁻7 ln d/r डैश। आर डैश अगर बढ़ेगा तो L घटेगा, और L घटेगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग करते हैं। आर डैश बढ़ेगा, SIL बढ़ जाएगा, सर्ज इम्पीडेंस घटेगा, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, बंडलिंग करते हैं और उनके बीच में स्पेस देते हैं, ठीक है ना। रॉ टेक्निकल क्लासेस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ। केवल बात सुन के कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोरोना का फॉर्मूला मैं दे दूँगा कि पॉजिटिव में अधिक होगा या नेगेटिव में। यार जहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्लोइंग होगा यूनिफॉर्म तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, और जहाँ पे स्पॉटी होगा वहाँ पे कम होगा, ठीक। तो ये मिलेगा, भी वेट करना पड़ेगा। देखो एक साथ मैं सब जानकारी, मुझे तो लगता है बहुत सारी जानकारी देते भी चल रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो लेकिन वेट तो थोड़ा बहुत तो करना ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करिए और भी जानकारियाँ मिलेंगी, विथ फार्मूला मिलेगा। हम तो सब फार्मूला ही दे रहे हैं कि कोई ऐसा चीज़ मैं रटा नहीं रहा हूँ, आपके सामने प्रूव करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यही बात कर रहा था मैं, तीसरे पे आ गया था कि इसको भी लेके चलना है कि कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट, किसी ने कहा नहीं हमें 2 VM नहीं चाहिए, हमें केवल VM चाहिए, तो देयरफॉर एक तार और लेके जाइए, ठीक है। लेकिन याद करिएगा, एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कोई भी फार्मूला जो बनाया जाता है, कोई भी एनालिसिस जो होती है, ऑलवेज वो स्टडी स्टेट की एनालिसिस होती है, ठीक है। फॉल्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अनहेल्दी सिस्टम की स्टडी करेंगे, लेकिन जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं, जो सिस्टम डिजाइन किया जाता है, हमेशा वो बैलेंस्ड या स्टडी स्टेट कंडीशन में डिजाइन किया जाता है। तो ध्यान देखना, जितना वोल्टेज इधर है, दैट्स मीन ये 10 वोल्ट इधर है, ठीक, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है सपोज करिए, और फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 10 वोल्ट ही। तो बताइए यहाँ का पॉइंट कितने वोल्ट का होगा, तो आप कहोगे 0 होगा। अब यहाँ से एक तार जा रहा, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, दैट्स मीन PD बराबर 0 है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जबकि यहाँ से करंट फ्लो होगा, ओके। यहाँ करंट होगा क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट का PD है, यहाँ भी 10 वोल्ट का PD है, लेकिन यहाँ PD बराबर 0 है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। करंट किसके कारण फ्लो होता है, जो यूटिलाइज करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, और जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो वोल्टेज के कारण होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े तो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो पावर वही है, पावर वही भेजना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से पावर कुछ नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ का करंट बराबर 0 है, लेकिन आपने यहाँ पे खर्चा किया, कंडक्टर यूज किया, लेकिन करंट बराबर कितना है, 0। अभी प्रूव किया मैंने कि यहाँ पे करंट बराबर 0 होगा। स्टडी स्टेट की एनालिसिस हो रही है, फॉल्ट आएगा तो फ्लो होगा,
यहाँ प्रोटेक्शन दिया जाएगा, फॉल्ट आने पे तो करंट फ्लो होगा, लेकिन फॉल्ट से स्टडी स्टेट की एनालिसिस नहीं होती है, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में कोई फॉर्मूला बनाया जाता है या सिस्टम डिजाइन किया जाता है। तो देखो P बराबर तीसरे में हो जाएगा अगेन 2Vm/I3, तीसरा सिस्टम है। तो I3 इज गिवन बाय द P/2Vm, ठीक है। देन लॉस, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा तो लॉस नहीं होगा, दोनों कंडक्टर में होगा 2I3² R3 दैट्स मीन 2I3 दैट्स मीन P² 4Vm² ρl/A4, लेंथ वही है A3, क्योंकि तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, तो A3 हमने ले लिया। तो A3 इज गिवन बाय द P² ρl/2Vm² W, जिसमें A3 हो गया। नेक्स्ट आयतन, वॉल्यूम, कितना कंडक्टर का आयतन लग रहा है, ध्यान से देखना। एक ये होगा A3 × L, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा A3 × L। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ करंट नहीं है, बहुत ध्यान देखिएगा, यहाँ से करंट नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन के लिए जब यूज होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो प्रोटेक्शन के लिए जो अर्थ फॉल्ट होगा, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ही सबसे बिगर प्रोटेक्शन होता है उसके लिए, और वो सबसे सेवियर फॉल्ट होता है। देयरफॉर हम लोग अर्थ फॉल्ट का जो प्रोटेक्शन देते हैं, ध्यान देखिएगा, वो जीरो सीक्वेंस करंट पे देते हैं। और जीरो सीक्वेंस करंट जो होता है, आपने पढ़ा होगा, वो न्यूट्रल का अपॉन 3 होता है, 10 मीन 33%, ठीक है। देयरफॉर जहाँ भी हमें अर्थ का फॉल्ट रिले लगाना पड़ता है, ये सब प्रूव होगा In/3, जहाँ फॉल्ट्स आपने पढ़ा था, ये आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। देयरफॉर जो अर्थ फॉल्ट की सेटिंग होती है, अर्थ फॉल्ट की जो सेटिंग होती है, वो 20% से लेकर 40% तक ही हम लोग करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। जो रेटेड करंट है उसका 20 से लेकर 40, अगर 20% आप यूज़ कर रहे हो, जैसे बहुत सेंसिटिव आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, 40% कर रहे हो, थोड़ा सा लेस सेंसिटिव आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अल्टरनेटर वोटर में देखोगे 20% तक आ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में 40% तक ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हो, कैसा प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछते रहेगा, ओके। तो टोटल देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, जब करंट यहाँ से केवल 33% फ्लो होना है, केवल 33% फ्लो होना है, क्लियर है ना। और हम इतना दे रहे हैं, तो हम इंजीनियर्स हैं, हम कहेंगे जब करंट का मान यहाँ कम है तो हम 100% इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों यूज़ करें। हम एक बार क्या करते हैं, हीटिंग से बचने के लिए भी इसको हम लोग 50% क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज़ कर लेते हैं। दैट्स मीन ये जो कंडक्टर होगा, ये इन दोनों से आधा क्रॉस सेक्शन का होगा, जबकि इसको होना चाहिए था एक्चुअल में 33.33, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा होते ही रिले आपका रिस्पॉन्ड कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा खर्चे बढ़ा के रिलायबिलिटी सिस्टम का बढ़ा लेते हैं, रिलायबिलिटी थोड़ा सिस्टम बढ़ा लेते हैं, तो इसको हम 50% का यूज़ करते हैं। दैट्स मीन देखो, लेंथ तो वही होगा, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आया, दैट्स मीन ये हो जाएगा A3/2 × L। तो ये पहले ऊपर वाले कंडक्टर का टोटल क्रॉस वॉल्यूम, ये नीचे वाले कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम, और ये हो गया आपका इस न्यूट्रल पॉइंट्स का व्हाट इज़ अ वॉल्यूम। तो ये देखो टोटल हो जाएगा आपका ये 2.5 A3 × L, और A3 का मान यहाँ पे लिखा है 2.5/2 P² ρl² Vm² W, ठीक है। जिसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.25, ठीक है, और 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, ओके। P² ρl² Vm × W, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1.25 डिवाइड बाई 4, दैट्स मीन हो जाएगा ये 0.3125, और ये K, दैट्स मीन तीसरा जो मेथड होगा उसमें 3125K। तो अभी भी देखो सबसे चीप, सबसे सस्ता जो आपका सिस्टम है, सबसे मोस्ट इकोनॉमी का सिस्टम है, वो आपका भाई दूसरा है, जिसका नाम है 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ। ये तीसरा हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे, 3 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो, बंद करें क्लास। तो ये आपका HVDC था, आज यहीं पे हम लोग
कल हम लोग HVAC पढ़ेंगे। आज का क्लास बस इतना ही। तो थोड़ा सा स्टडी करिए, बोर मत होइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक, थैंक यू।